तो आइए हम लोग यहाँ पे कंप्लीट लूसेंट को पढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स पार्ट जो है अर्थव्यवस्था उसको समझ के और एक एक लाइन मतलब आपको कुछ ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। हाँ, जो जिसका इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं है तो वो थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे। बाकी एकदम चाहे वो राजकोषीय घाटा हो इसमें या पूरा फाइनेंशियल सेक्टर या फाइनेंशियल सिस्टम बोल लीजिए, मतलब पूरा एक एक अक्षर समझ के पढ़ना है आपको। बाकी जहाँ एक्स्ट्रा बताना होगा हम बता देंगे पेज पे। तो आइए पढ़ते हैं। तो देखिए पहला लाइन का अगर बात करें तो क्या लिखा है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में, एक मिनट, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर बताया गया है। ठीक है, कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो आप सीधा समझिए ना कि जो अर्थशास्त्र लिख रहा है, ठीक है, और एक अक्षर होता है अर्थव्यवस्था, वो लाइन भी पढ़ देंगे पर आप यहाँ ये समझिए अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। तो देखिए अर्थ का जो मतलब ही होता है ना, अर्थ का मतलब होता है धन, ठीक है, और शास्त्र का मतलब होता है सिद्धांत। लिख नहीं रहे हैं आप, समझिए, शास्त्र का मतलब होता है सिद्धांत, मतलब धन से संबंधित जो सिद्धांत दिया गया है। और यही है अर्थ और व्यवस्था। अर्थ मतलब फिर से वही धन, मतलब धन को एक व्यवस्थित रूप से, मतलब कहाँ पे कितना आवंटन करना है ताकि उसका उच्चतम लाभ मिल सके, ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में। ये तो अर्थव्यवस्था सिद्धांत है कि भाई इसे आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, इससे संबंधित लाभ हानि के लिए समझिए पढ़ा जाता है। ठीक है, ये एक अधूरा शब्द है, समझिए अर्थशास्त्र। और अर्थव्यवस्था देखिए, अर्थ मतलब होता है ये धन, अव्यवस्था मतलब व्यवस्था, मतलब धन को ऐसा व्यवस्थित ढंग से रखना कि आपको जहां पे उच्चतम लाभ, मतलब किसी विशेष जगह पे धन लगाएं आप अपना, वहां से आपको अधिक लाभ मिल सके। अब देखिए आप समझिए, ये छोटा सा वर्ड था बिल्कुल। देखिए यहाँ लिखा है अर्थशास्त्र मानव का आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। बताए ना, अध्ययन, शास्त्र, सिद्धांत मतलब देता है। अब देखिए वैसी सारी गतिविधियां इसके अंदर आती है जिससे आर्थिक लाभ या हानि हो, ठीक है, उसे आर्थिक गतिविधियां कहा जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब देखिए अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। क्यों है? क्योंकि अर्थव्यवस्था अधूरा शब्द है। आप कहीं भी धन का निवेश किए तो कहीं विशेष क्षेत्र में करिएगा तो उसके आगे कोई विशेष क्षेत्र या क्षेत्र विशेष का जब तक नाम नहीं जुड़ेगा तब तक वो अधूरा है। आप जैसे लिख दीजिएगा कि भारत का अर्थव्यवस्था, सिर्फ अर्थव्यवस्था लिख रहे हैं तो वो अधूरा शब्द है। हम जैसे बोलेंगे भारत का अर्थव्यवस्था या बिहार का अर्थव्यवस्था, तो ये खुद में फिर पूरा हो जाएगा कि हाँ भाई क्षेत्र विशेष का नाम जुड़ा हुआ है इससे। तो ये देखिए यहाँ समझाया गया कि किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम ना जोड़ा जाए तो अर्थव्यवस्था अधूरा शब्द है। अब हम किसी देश का, देखिए यहाँ लिखा गया है, जैसे कि वास्तव में हम किसी देश का उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, यही कहना चाह रहा था जो आपको समझाएं। अब देखिए आर्थिक क्रिया यानी कि किसी देश का व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, सरकार द्वारा संसाधनों के प्रयोग, अभी बताए ना कि कहाँ पे, मतलब इसका अर्थ को कैसे व्यवस्थित ढंग से किया जाए कि संसाधनों का उच्चतम लाभ हो। ठीक है, या संसाधनों का आप ऐसा समझ, इसको एक ग्राफ में भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एक मिनट आप देखिए, आपको समझाने का कोशिश करते हैं थोड़ा। जैसे कि मान के चलिए हम लोग क्या बोले, अर्थ बोले, ठीक है, और अर्थ और व्यवस्था यही जुड़ के तो बन रहा है अर्थव्यवस्था। ठीक, अब देखिए यहाँ नागरिक रख लेते हैं क्योंकि धन का आवंटन किसके बीच होगा, नागरिक के बीच। ठीक है, और यहाँ रख देते हैं मान के चलिए संसाधन। ठीक है, अब देखिए संसाधन का आवंटन, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा पर आराम से समझिएगा, कभी याद करने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। अब देखिए संसाधनों का जो है ना, इस तरीका से नागरिक को आवंटन किया जाए किसी क्षेत्र विशेष में कि नागरिक को संसाधन क्या क्या होगा, अधिकतम कल्याण मिल सके या नागरिकों का अधिकतम कल्याण हो। आप सीधा समझिए कि संसाधन है, संसाधन का आवंटन नागरिक को किसी क्षेत्र विशेष में
इस तरीका से किया जाए कि नागरिकों का उच्चतम कल्याण हो सके, यही था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए अब देखिए अर्थव्यवस्था की परिभाषा। ठीक है, अर्थव्यवस्था की परिभाषा दिया हुआ है। ये क्या दिया गया है कि ये कहना चाह रहा है ना कि विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक आप सब सुने होंगे, विश्व बैंक। तो विश्व बैंक के आधार पर ना 4 तरह से बांटा गया है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का प्रकार। और ये किस आधार पर बांटा गया है? तो प्रति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर, कि कौन सा नीची आय वाली है, ठीक है, कौन सा मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था है। इसका आधार जो है राष्ट्रीय आय, प्रति सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति। अब देखिए जिसका 995 या इससे कम, वो नीची आय वाली होगा। जिसका 996 से 3895 यूएस डॉलर है, वो क्या है? नीची मध्य आय वाली। ये तो देखिए आप देख सकते हैं, ये आप खुद देख सकते हैं, इसके लिए तो कोई समझाने का जरूरत नहीं, ये आपका भी टाइम वेस्ट होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस यहाँ दिया गया है देखिए नोट में कि विश्व बैंक का यह वर्गीकरण 1 जुलाई 2018 का है। अब देखिए निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 3 श्रेणी में किया जाता है। यहाँ कहना चाह रहा है ना, यहाँ ये कहना चाह रहा है कि इसको देखिए, ये पूरा जो है ना, ये पूरा आपको समझने के लिए पूंजीवादी राज्य अर्थव्यवस्था, ठीक है, जिसे समाजवादी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको थोड़ा और डिटेल में आपको बताते हैं। तो आइए देखते हैं। अब देखिए अगर बात करते हैं हम लोग, बात करें अर्थव्यवस्था का प्रकार। ठीक है, आप लोग को नहीं समझना है, थोड़ा स्पीड में पढ़ना है तो भगा के देख सकते हैं। वैसे एक बार समझ लीजिएगा, कभी याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अर्थव्यवस्था का प्रकार, तो प्रकार का अगर बात करें ना, तो पहला प्रकार तो देखिए अब होता है अंतर संबंध के आधार पे। क्या होता है? अंतर संबंध के आधार पर। ठीक है, दूसरा का अगर बात करें तो ये होता है कि संसाधन का स्वामित्व किसके पास है, उसके आधार पर। ठीक है, कि संसाधन का स्वामित्व के आधार पर, संसाधन का स्वामित्व के आधार पर। और तीसरा होता है विकास की अवस्था के आधार पर, कि कौन देश, सुनते भी होंगे, कौन विकसित देश है, कौन विकासशील देश है, ये सब आगे पढ़ेंगे। तो विकास की अवस्था के आधार पर, विकास की अवस्था के आधार पर। ठीक है, ये दूसरा और ये पहला। अब अभी जो लूसेंट में बताया गया है, जो लूसेंट में आपको जैसे पढ़ा गया है उस तरीका से हम आगे बढ़ेंगे। पहला बताया गया संसाधनों का स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, जैसा कि आप देखिए वहां बताया नहीं गया है। और यहाँ पे आ जाएगा आपको, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जाएगा कि समाजवादी, शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि आपका टाइम ज्यादा नहीं जाए। फिर पूंजीवादी, फिर आ जाएगा आपका मिश्रित। ठीक है, तो ये जो बांटा गया ये संसाधनों का स्वामित्व के आधार पर है। इसको अगर बांटेंगे हम लोग, ठीक है, इसको बांटा जाएगा अल्प विकसित, शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप सुन लीजिएगा, आप या तो रुक के अपना नोट्स भी बना सकते हैं। हम इसलिए शॉर्ट में बता रहे हैं कि आपका टाइम, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से जल्दी कैसे आप समझ के पूरा कर सके सिलेबस। देखिए अल्प विकसित और विकासशील, ठीक है, और अंतिम में आता है विकसित। आप सुने भी होंगे कि कौन सा देश अल्प विकसित है, जैसे इंडिया क्या है, इंडिया विकासशील देश है, और अमेरिका की बात करें तो वो विकसित देश है। तो ये क्या बांटा गया है? विकास की अवस्था के आधार पे और संसाधनों का स्वामित्व के आधार पे अगर बात करें तो इसको कैसे बांटा गया है? तो कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कौन सा समाजवादी है, कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और अंतर संबंध के आधार पर अगर बात करें तो ये होता है खुला अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। खुला, और ये हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था।
अब कौन क्या है ये आगे आगे पढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे लूसेंट में दिया है, और वैसे वैसे समझते भी रहेंगे। चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। देखिए पहले आ ही गया। देखिए निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष उस आधार पे बांटा गया है 3 श्रेणी में। देखिए बांटा गया, जिसको हम आपको बताएं ये सही से नहीं बताया गया इसमें, स्वामित्व के आधार पे मतलब। तो पहला क्या है, पहला यहाँ दिया गया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसमें लिखा गया देखिए इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, उसे किस कीमत पर बेचना है, ये कौन तय करेगा? ये इसमें सरकार नहीं तय करेगा। ठीक है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ऐसे समझिए कि इसके अंतर्गत का निर्धारण बाजार सिद्धांत के अनुसार होता है। ठीक है, इसमें कोई राज्य सरकार की भूमिका नहीं होती है कि भाई राज्य या कोई गवर्नमेंट तय करेगा कि किसका रेट कितना होना है, नहीं। इसे बाजार आधारित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो संचालन हो रहा है, आर्थिक क्रिया का संचालन हो रहा है, ये पूंजीवादी का हम लोग बात कर रहे हैं आपको। इसमें जो आर्थिक क्रिया का संचालन हो रहा है ये निजी क्षेत्र के द्वारा हो रहा है, कोई सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा नहीं हो रहा है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखिए नोट में कुछ दिया गया है कि 1776 में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। ये तो फैक्ट है भाई, इसमें तो समझाने का कोई बात है नहीं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको बता ही दिए कि ये बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इसका आप सीधा समझिए कि जो मूल्य का निर्धारण या ये सब होता है ये बाजार आधारित होता है। ठीक है, ये सरकार के आधार पे नहीं है। अब अगर हम लोग दूसरा बात करें, दूसरा जिसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे राज्य आधारित अर्थव्यवस्था, ये राज्य अर्थव्यवस्था लिखा है, पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसे ही समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता का विरोध स्वरूप में हुआ है। ठीक है, अब इसमें उत्पादन, आपूर्ति, आपूर्ति मतलब सप्लाई, ठीक है, और कीमत सबका फैसला कौन करता है? सरकार। अब समाजवादी पहले हम आपको बता दें, जैसे इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि कीमत का निर्धारण आप बात करिए तो सरकार करती है, मतलब सरकार का केंद्रीय संस्था करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो संसाधन है, सामाजिक समाजवादी अर्थव्यवस्था जो इसमें संसाधनों का स्वामित्व है ना, वो सरकार के पास है। पूंजीवादी में निजी संचालन मतलब निजी क्षेत्र के पास था, और इसमें राज्य अर्थव्यवस्था में राज्य के पास है। ठीक है, जिसे देखिए दिया गया है कि फैसला सरकार द्वारा की जाती है, क्योंकि सरकार का स्वामित्व है तो जाहिर सी बात है सरकार फैसला करेगी। अब देखिए ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जो गैर बाजारी अर्थव्यवस्था है, ये गैर बाजारी अर्थव्यवस्था है। क्यों? क्योंकि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था कौन सा था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब देखिए राज्य अर्थव्यवस्था को दो अलग अलग शैलियां नजर आती है। ये क्या है? सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बात करें तो देखिए आगे दिया भी गया है, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये फैक्ट है, आपको बस याद रख लेना है कि भाई सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी है तो समाजवादी है, और चीन की कैसी है तो साम्यवादी है। अच्छा, इंडिया में आप जान लीजिएगा, अगर भारत का बात करें तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अब देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी, और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी। ये वही बात है, वही घूम फिर के बता रहा है। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था, और श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे नोट में कुछ दिया है, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार और 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई। आपको यही बस याद रखना, इसमें आगे कुछ है नहीं। पहली बार अगर राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत बोले तो कार्ल मार्क्स, बस इतना ही है। आगे आते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। आपका कुछ नहीं छूटेगा, इतना जान लीजिए कि आप समझिए कंप्लीट इकोनॉमिक्स इतना लूसेंट में तो दिया भी नहीं गया। आगे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी तो ये सब का उतना है नहीं इम्पोर्टेंस। तो आइए, ये सब तो बेसिक है बिल्कुल। अब यहाँ देखिए समझाया गया जीडीपी। देखिए जीडीपी को देखिए यहाँ जीडीपी लिखा गया है पीपी का। एक मिनट रुकिए, देखिए इसको थोड़ा
देखिए यहाँ पे जीडीपी है पर ब्रैकेट में पीपीपी लिखा हुआ है, ठीक है। पीपीपी हिंदी में जिसका मतलब होता है क्रय शक्ति क्षमता, और इंग्लिश में आपको इसका फुल फॉर्म देखिएगा तो ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा। पीपी का मतलब होता है परचेजिंग पावर पेरिडिटी, ठीक है। मतलब किसका कितना परचेज करने की क्षमता या क्षमता बोल लीजिए। परचेजिंग पावर, देख रहे हैं परचेजिंग पावर आ रहा है। और जीडीपी देखिए हम लोग यहाँ क्यों उतना जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि जीडीपी अलग से पूरा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग को भी पता है, तो ये आगे पूरा पढ़ना है, ठीक है। जीडीपी यहाँ बस आप देख लीजिए जो लिखा गया है। देखिए शक्ति क्षमता पर आधारित है, यानी कि पीपी पर आधारित है, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद है। जीडीपी जैसा कि आप जानते हैं जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पे बस फुल फॉर्म एकदम बेस दिया हुआ है, यहाँ पे बात ही नहीं करना था, पर फिर भी आगे हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो ये दिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस का हिंदी होता है सकल, और डोमेस्टिक देखिए घरेलू, और उत्पाद दिया भी गया है, तो यहाँ देख लीजिए। अब देखिए देशों की वित्तीय और सांख्यिकी संस्थानों से जीडीपी पूर्वानुमान अनुमानों द्वारा, क्या है, जीडीपी के पूर्वानुमान अनुमान द्वारा क्रमबद्ध किया जाता है। मतलब कौन सा देश कौन से नंबर पे है, ये यही कहना चाह रहा है। ये जो यहाँ लिखा गया है, देखिए एक बार तेज में पढ़ देते हैं। जो बाजार या सरकारी आधार एक आधिकारिक विनिमय दरों का उपयोग करके गणना करते हैं। पीपी का उपयोग करते हुए जीडीपी का, देखिए पीपी का उपयोग करते हुए जीडीपी की तुलना राज्य के घरेलू बाजार का आकलन करते समय नाम मात्र जीडीपी का उपयोग करने वालों की तुलना में अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि पीपीपी अंतर्राष्ट्रीय बाजार विनिमय दरों का उपयोग करने के बजाय देश की स्थानीय वस्तुओं, सेवाओं और मुद्रास्फीति दरों की सापेक्ष लागत को ध्यान में रखता है, ठीक है। अब देखिए जो प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक अंतर का विकृत कर सकता है। पीपी का उपयोग अक्सर वैश्विक गरीबी सीमा का मापने के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक के निर्माण में किया जाता है। ये देखिए बस एक इस समझने का कुछ नहीं था, बस ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। जीडीपी में पढ़ेंगे सवाल उससे बनता है, इससे कोई सवाल नहीं बनता है। आप इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानिए, आगे पढ़ेंगे जीडीपी। ये देखिए दिया गया है डेटा दिया गया है कि मतलब चीन का कितना ट्रिलियन है, कब सा, देखिए यहाँ लिखा है 2022 में, ठीक है। जो अनुमानी है जीडीपी कौन से देश का पीपी पे आधारित, तो ये आप खुद देख सकते हैं। यहाँ हम कुछ मतलब समझाने का तो ये है नहीं भाई। चीन का देखिए 33 ट्रिलियन, यूएस का 26.85 ट्रिलियन, इंडिया का 13.03 ट्रिलियन। ये तो आगे बढ़ते हैं। और ये ऐसे भी आपको करेंट, जब भी कोई एग्जाम दीजिएगा ये आप भी तभी पढ़िएगा, ये करेंट अफेयर में आएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है अब मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़ लिए, पूंजी पढ़ लिए। मिश्रित क्या होता है? मिश्रित आप सीधा समझिए ना कि मिश्रित को आप यही समझिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें आर्थिक क्रिया में ना सरकार की भी भूमिका होती है और निजी क्षेत्र का भी भूमिका होता है। सरकार की भूमिका तो होती है पर सीमित होती है, ठीक है। और जो निजी क्षेत्र होता है उसकी उत्पादन की स्वतंत्रता भी दी जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे समाजवादी में कि भाई सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, पर मिश्रित में ऐसा नहीं है। मिश्रित में स्वतंत्र है निजी क्षेत्र उत्पादन करने के लिए, और सरकार का एक सीमित भूमिका है, समझिए। अब देखिए यहाँ लिखा भी होगा कि इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के, तो कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। पूंजीवादी यहाँ पे क्यों लिख रहा है? क्योंकि पूंजीवादी किससे रिलेटेड है? तो निजी क्षेत्र से ही रिलेटेड है, इसलिए ये लिख दिया है पूंजीवादी, ठीक है। यानी सरकार एवं निजी क्षेत्र की सह अस्तित्व है, शुद्ध में एकदम लिख दिया है। देखिए यहाँ लिखा गया द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद, एक मिनट यार, उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इनमें भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश हैं। आपको पहले ही बता दिए थे कि इंडिया का अर्थव्यवस्था कौन सा है? भारत। अच्छा अभी आप ये देख लीजिएगा, अभी संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर पढ़ रहे हैं, आपको पहले हम एक पेज में बता दिए थे। फिर आगे पढ़ेंगे विकास की अवस्था के आधार पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ नोट में क्या दिया गया, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए केन्स ने सुझाव दिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए, जबकि प्रोलॉन्ज ने कहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए।
बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ दिया गया है बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। देखिए यहाँ बंद अर्थव्यवस्था के बारे में बताया हुआ है। ये क्या है? बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो निर्यात और ना ही आयात, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई संबंध नहीं। मतलब कि आप ये समझिए बंद अर्थव्यवस्था को, कि इसमें बता रहा है कि निर्यात और आयात, मतलब या तो सामान अपने देश के बाहर भेज रहे हैं या सामान, कोई भी सामान अपने देश से दूसरे देश से मंगवाना है तो बिल्कुल प्रतिबंध रहता है। ठीक है, शेष वर्ल्ड से कोई संबंध नहीं है। और इसके अंतर्गत अगर बोलिएगा कि किस नीति का प्राथमिकता दी जाती है तो वो संरक्षणवाद नीति का। ठीक है, संरक्षणवाद एक नीति होता है, उसकी प्राथमिकता के तहत बंद अर्थव्यवस्था की जाती है। अब देखिए, और खुला अर्थव्यवस्था ही आप जान लीजिए, जिसमें ये तो ठीक इसके उल्टा, कि आयात निर्यात की स्वतंत्रता है, अर्थव्यवस्था जो है मुक्त आवागमन समर्थन करती है। ठीक है, इसके अंतर्गत उदारवादी नीति का पालन किया जाता है। यही सब है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा में बताएं आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब देखिए दिया गया है क्या, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या दिया है, पढ़ते हैं। मानव के तमाम क्रियाकलाप जो आय सृजन में सहायक है। आय सृजन मतलब समझिए, आय को सृजन करना, मतलब आय को एकत्रित करना, एक देसी में समझ ली, देसी भाषा में, उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, ठीक है, घरेलू क्षेत्र, सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं सेवाओं के उपयोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। क्या बांटा गया है? 3 श्रेणियों में। अब देखिए यहाँ 3 श्रेणियां पढ़ा, क्या बांटेगा? प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, फिर बांटेगा सेकेंडरी सेक्टर, फिर टर्सरी सेक्टर, मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अच्छा देखिए, अब हम लोग यहीं आपसे बात करते हैं, एक बात करते हैं। जैसे कुछ बात रह गया था, मान के चलिए थोड़ा ध्यान से हट गया, जिसे समाजवादी, और हम लोग पढ़ रहे थे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था जब पढ़ रहे थे, और पूंजीवादी। तो ये देखिए सोचने वाला बात है, पूंजीवाद में क्या बोले आपको, निजी क्षेत्र है। तो निजी क्षेत्र का उद्देश्य क्या हो सकता है? निजी क्षेत्र का एक ही उद्देश्य हो सकता है, लाभ अर्जित करना। ठीक है, और कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। ऐसा तो है नहीं कि कोई बिजनेसमैन है वो चाहेगा कि भाई हम जनता का कल्याण कर दें। जनता कल्याण कौन करता है? यानी कि जन कल्याण। देखते हैं कल्याणकारी योजना चलाता है सरकार, तो सरकार कब चलाएगा? जब सरकार का स्वामित्व हो। इसके मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। अगर आपसे पूछे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है, तो भाई उसका उद्देश्य होता है कि नागरिकों का अधिकतम कल्याण हो। ठीक है, मतलब जन कल्याण होता है, ना कि लाभ अर्जित करना। पर वही निजी अगर बात करें, निजी अर्थव्यवस्था का, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना। ये आप समझ गए। और मिश्रित में अगर बात करेंगे तो इसमें बस सरकार की भूमिका नियामक के रूप में होती है, वो बता ही दिए। अब देखिए यहाँ एक चीज नहीं बता गया, ये सीधा आ गया है अर्थव्यवस्था के, ये दिख रहे हैं जो क्षेत्र पे। पर हम लोग अल्प विकसित, विकासशील, विकसित का थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे पता नहीं दिया गया नहीं दिया गया, आगे हम देखे नहीं है। तो देखिए अल्प विकसित अगर देश का बात करें ना, तो उसका जो प्रति व्यक्ति आय है बिल्कुल निम्न होता है, मतलब बिल्कुल नीचे स्तर का। यहीं अगर विकासशील देश की बात करें तो उसका प्रति व्यक्ति आय जो है वो अंतरराष्ट्रीय मानक, मतलब देखिए अंतरराष्ट्रीय मानक समझिए कि जो अंतरराष्ट्रीय कोई संगठन है वो भाई फिक्स किया है कि इतना प्रति व्यक्ति आय कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो उस मानक से कम ही होता है। और यही बात करेंगे विकसित देश का, तो विकसित देश का भाई प्रति व्यक्ति आय उच्च होता है, इसीलिए उसको विकसित देश कहते हैं। ठीक है, और भी आता है। और समझिए कि जैसे अल्प विकसित देश में दूसरा आप देख लीजिए तो संसाधनों का दोहन जो है, ठीक है, वो प्रारंभिक अवस्था में है। यहीं आधुनिक तकनीक का अभाव है, बिल्कुल तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी की दृष्टि से एकदम बिल्कुल पिछड़ा है। गरीबी एकदम उच्च सीमा पे है, बेरोजगारी उच्च सीमा पे है। ठीक है, और ऐसे सेक्टर, ऐसा मतलब अल्प विकसित देश में आप बोल लीजिए कि प्राइमरी सेक्टर होता है जो प्राथमिक अर्थव्यवस्था। प्राथमिक अर्थव्यवस्था क्या होता है, ठीक है, तृतीयक अर्थव्यवस्था क्या होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। यही जो लिखे हैं ये उसी के बारे में चर्चा है, पर इसके पहले जान लीजिए कि अल्प विकसित, विकासशील और विकसित देश में क्या अंतर है। विकासशील देश की बात करेंगे, अल्प विकसित का तो बता दिए कि गरीबी बेरोजगारी एकदम उच्च दर पे रहेगा, तकनीक की दृष्टि से बिल्कुल पिछड़ा हुआ होगा। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र जो है उसका योगदान अधिक है।
यही बात करेंगे विकासशील के बारे में, तो आधुनिक तकनीक का अभाव है, बिल्कुल पिछड़ा नहीं है तकनीक के अभाव से, पर हाँ तकनीक का अभाव है ये कह सकते हैं। और बात करिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभाव है, ठीक है। औद्योगिकरण उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से होना चाहिए था, ठीक है। और विकसित देश का बात करें तो इसका आप देख लीजिए, संसाधनों का अधिकतम दोहन है, उच्च व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय है, तकनीक की दृष्टि से बिल्कुल आगे है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें यानी कि आधारभूत संरचना एकदम उच्च कोटि का, जैसा कि देखते हैं अमेरिका में, ठीक है। और उसमें जो द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर है यानी कि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, वो बिल्कुल उसका योगदान बिल्कुल अधिक है। वो क्या है अब आगे पढ़ते हैं, ये थोड़ा जान लिए बीच में। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इसको कंप्लीट करने में हो सके आपको टाइम लग जाए पूरा लूसेंट को, पर बात मानिए उसके बाद आपको कहीं से इकोनॉमिक्स छूने तक का जरूरत नहीं, आपको या पढ़ने का जरूरत नहीं। आप एक बार समझ गए खत्म हो गया। आप कोई भी सेट उठाइए मारिए, आपसे सब क्वेश्चन बनेगा। तो देखते हैं, देखिए बात करें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, बात कर लिए। देखिए यहाँ प्राथमिक क्षेत्र दिया गया है। अब प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात करें, देखिए दिया गया है यहाँ पे अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र जहाँ प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है। इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से है। प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है कृषि, वन, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन, उत्खनन, ठीक है। और क्या लिखा है कि इस श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है। अब देखिए उतना सही से नहीं बताया है। अब प्राथमिक क्षेत्र से आप देसी भाषा में समझिए कि जिसमें प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से उत्पादन किया जाता है, समझ रहे हैं, उसे ही प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। क्या? प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से। ऐसा नहीं कि एकदम हाईटेक टेक्नोलॉजी से कर रहे, नहीं, प्राकृतिक संसाधन है उसी की सहायता से उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। और एक कच्चे माल की आपूर्ति का स्रोत है, जैसे कृषि और उससे जुड़ा जो क्षेत्र होता है ना, उससे संबंधित है, तो वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसीलिए लिखा भी है, देख रहे हैं, कृषि सारा प्राकृतिक से जुड़ा है, देख रहे हैं, मत्स्य पालन, पशुपालन, टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है, आप समझ गए। अब द्वितीय क्षेत्र पे आते हैं। ये क्या कह रहा है? वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों की अपनी गतिविधियां में कच्चे माल की तरह उपयोग। अब थोड़ा हम लोग इसको आगे ला पेज पे जाते हैं, और एक मिनट, हाँ देखिए, कच्चे माल की उपयोग करता है, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। अब इसमें शामिल क्या क्या है? विनिर्माण, विद्युत गैस, ठीक है, जलपूर्ति, अन्य जन उपयोगी सेवाएं, हाँ ठीक है। निर्माण वास्तव में इस क्षेत्र से विनिर्माण कार्य होता है, इस कारण से औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए हम चाहें तो आपको पढ़ते पढ़ते सीधा पढ़ के चल जाए तो भाई वो बुक रीडिंग हो जाएगा, उससे आप कुछ नहीं समझिएगा, आपको लगेगा कि समझ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ थोड़ा जल्दी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा टाइम लेके पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं। इसमें कहना चाह रहा है ना द्वितीय क्षेत्र में यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में, कि इसके अंतर्गत जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त, जैसे कोई प्राप्त कच्चा माल है, कोई कच्चा माल का किसान कच्चा माल तैयार किया, अब उसको जो मशीनों की सहायता से ना, मशीन उसमें हम लोग यूज करेंगे, मशीन की सहायता से जो फिर उत्पादन करेंगे, पैकेजिंग जो कर दिया, मान के चलिए कि किसान कच्चा माल तैयार किया तो प्राथमिक क्षेत्र था। फिर द्वितीय क्षेत्र में उस माल कच्चा माल को हम लोग मशीन की सहायता से उसका उत्पादन किए, ठीक है। तो अब इस क्षेत्र में आपको सीधा पूछेगा ना कि क्या आता है, तो विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र आता है, मानी कि मैन्युफैक्चरिंग आता है। मैन्युफैक्चर जानते हैं ना कि हाँ भाई, यहाँ आप सुनते भी होंगे कि इस जिला में ये सामान का मैन्युफैक्चर होता है, तो वही है। तो मैन्युफैक्चरिंग अगर आपसे पूछे तो वो द्वितीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। और देखिए, और इसे ये एक चीज लिख दिया है कि इसे ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। ये तो फैक्ट है भाई, ये तो आप मतलब तथ्य है जो आपको देखना है, समझने में इसमें कुछ है नहीं। अब तृतीय क्षेत्र पे आते हैं। अब इसमें क्या लिखा गया है? विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। अब इसमें क्या क्या शामिल किया गया है? व्यापार, देखिए एक मिनट, व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवा, और भी है वित्तीय, अचल संपत्ति, व्यवसायिक सेवा, लोक प्रशासन, रक्षा, अन्य सेवा, ठीक है। अब आप देखिए
ये कहना चाह रहा है तृतीयक क्षेत्र। देखिए जो प्राथमिक क्षेत्र है और द्वितीयक क्षेत्र है उसके जो बीच गतिविधियों का सहायता करता है ना, वही होता है तृतीयक क्षेत्र। मान के चलिए, जैसे मान के चलिए कि ये खेत है, यहाँ पे ये खेत है, यहाँ पे किसान उगाया गेहूं, ठीक है, और ये पैकेजिंग किया, कुछ भी पैकेजिंग कर देता है या कुछ भी। अब इसके बीच में जो कड़ी के रूप में काम करेगा ना, यही होता है सर्विस सेक्टर। मतलब दोनों के गतिविधि जो हो रहा है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र का, ठीक है, इसके उत्पादन में सहायता करता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा दे रहा है, सर्विस दे रहा है, ठीक है, इसीलिए सेवा क्षेत्र कहते हैं, जो कि तृतीयक क्षेत्र में आता है। तृतीयक क्षेत्र को सीधा याद रखना है कि सेवा क्षेत्र से संबंधित है और कुछ नहीं। ये एकदम इन दोनों के बीच आपको कैसे बताएं, इन दोनों के बीच कड़ी का काम करता है। जो तृतीयक तीसरा क्षेत्र है ना, ये प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र के बीच कड़ी का काम करता है, संयोजक का काम करता है। जैसे परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब क्या है, सर्विस सेक्टर है, आप शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे अगर बात करें, अगला पॉइंट आ जाता है आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। अब मेरे हिसाब से ना आप ये जो पढ़ लिया यहीं तक रखिए, अगला क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्लास नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग कल मिलते हैं। धन्यवाद।